रहा रोशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र एक अत्यंत ईमानदार, सरल, कर्तव्यनिष्ठ और आम आदमी से जुड़े अधिकारी जाने जाते हैं और साथ ही पुलिस विभाग के उच्च पदों पर रहकर उन्होंने जनता के चुनौतीपूर्ण मुद्दों को सुलझाने के काम करने का एक लंबा अनुभव उन्हें प्राप्त है। चाहे बात हो नक्सलवाद की प्रभावित क्षेत्रों की या फिर भूमाफिया की, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की, उन्होंने इन सभी विषयों पर मुस्तैदी से काम किया है। फील्ड पोस्टिंग का एक लंबा अनुभव उन्हें प्राप्त है और इसी वजह से उन्हें सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है और साथ ही दुर्गम पुरस्कार, अति आवश्यक सेवा पुरस्कार और इंदिरा गांधी सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार प्राप्त है। आज हरिनारायण चारी मिश्र से साधना न्यूज ने एक खास मुलाकात की है। इस मुलाकात में उनसे क्या बातचीत हुई है, आपको सुनाते हैं। खास पेशकर शख्सियत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सानी साहरने। आज हमारे मेहमान भी बहुत खास हैं, जिनका परिचय हम आपसे करवाने जा रहे हैं। भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र जी, जो कि अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी सेवा के लिए, अपने ईमानदारी के लिए पूरे मध्य प्रदेश में पहचाने जाते हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि सर को जो है फील्ड पोस्टिंग बहुत मिली हैं। वो एसपी के तौर पर बतौर उन्होंने खंडवा, बालाघाट, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र, सांप्रदायिक प्रभावित क्षेत्रों में बतौर एसपी काम किया है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल सभी जगह बड़े पदों पर रहे हैं और आज हम उनसे मिलने आए हैं, उनसे मुलाकात करने आए हैं। आइए मुलाकात आपकी भी करवाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। और सर, आपसे सबसे पहला सवाल हमारे तरफ से यही रहेगा कि सर, जिस तरह से अपराध की बात कर रहे हैं हम, सर अपराध हो रहे हैं, असामाजिकता तो अपना दायरा बढ़ा रहे हैं और ऐसे में सर पुलिस बहुत देर में वहां पर पहुंच रही है। नशीली वस्तुओं का कारोबार भी बढ़ता जा रहा है। महिला अपराध की बात करें तो उसमें भी वृद्धि हुई है। तो सर, आप एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। सर, कैसे आप इन चुनौतियों को देख रहे हैं? कैसे फील्ड पर आप इनको डील करते हैं? क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं? लगातार हम देखेंगे तो अपराधों में लगातार कमी आई। कोई भी अभी भोपाल में एक भी ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइज्ड गैंग, संगठित अपराधी एक भी नहीं है जिसका किसी भी तरीके से उसका अस्तित्व हो। पुलिस ने लगभग हर संगठित गिरोह पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही साथ अगर हम आंकड़ों के हिसाब से भी देखेंगे तो लगभग पिछले लगभग 1-2 सालों में, 2-3 सालों में देखेंगे लगातार जो गंभीर मामले हैं, जो बॉडी ऑफेंसेज हैं, उसमें लगभग 40% के आसपास की कमी आई है। इसमें हत्या के प्रयास जैसे जो गंभीर मामले हैं, महिला अपराधों में कमी आई है। इन मामलों को लेकर के पुलिस बड़ी ही गंभीरता से काम कर रही है। जहां तक ड्रग्स की बात है, ड्रग्स को लेकर के भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयां की हैं। यदि उसके और भी आगे कनेक्शंस मिले हैं तो पुलिस हर तरह के अपराध के जड़ पर प्रहार कर रही है और अपराधों में लगातार कमी आई है। सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं सर, आपका एक खुफिया तंत्र होता है पुलिस विभाग का अपना। सर, हर जगह नेटवर्क उनका फैला होता है, आम आदमी वो पहचान नहीं पाता है कि ये पुलिस वाले हैं। सर, खुफिया तंत्र कैसे काम करता है? सर, कैसे पकड़ता है? फिर भी सर बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, शोरूम तोड़े जा रहे हैं, बड़ी गैदरिंग्स हम देख रहे हैं मार्केट में। सर, कैसे हो जाता है? पुलिस बहुत देर में पहुंचती है। पुलिस अगर देखेंगे तो ऐसी कोई घटना नहीं है कि पुलिस न पहुंचने से कोई घटना हुई। लगातार पुलिस की सक्रियता के कारण तत्काल कार्रवाई होती है। अगर कोई आकस्मिक घटना हुई भी हो तो पुलिस की तत्परता से तत्काल ऐसी घटनाओं को न नियंत्रित किया गया है, बल्कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार और बेहतर सशक्त हुई है, लगातार उस पर अंकुश लगा है। अपराधियों पे पुलिस के बढ़ते लगाम के कारण लगभग खासतौर पे जो कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं वो ज्यादा ऑर्गेनाइज ढंग से, ज्यादा व्यवस्थित ढंग से हैंडल हुए हैं। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो एक जो नई व्यवस्था है, जिसमें पुलिस की बढ़ती सक्रियता से लगातार अपराधों पर अंकुश पड़ा है। सर, पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद से सर क्या बदलाव आपने भोपाल में देखे हैं? आप पहले इंदौर में भी पुलिस कमिश्नर थे। सर, इन दोनों शहरों में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? सर, महिलाओं के लिए क्या कुछ नई चीजें पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही हैं उनकी सेफ्टी? अगर हम देखें तो नई व्यवस्था में खासतौर पे प्रतिहत्मक कार्रवाइयों का काफी असर है। साफ तौर पे जो अपराधी हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, पुलिस ऐसे अपराधियों को लेकर के जीरो टॉलरेंस पर लगातार सक्रिय है। अगर हम देखेंगे तो
हमारे जो अधिकारी इन मामलों को लेकर के बहुत ही गंभीर हैं और इसमें लगातार कार्रवाई किए जाने का आप देखेंगे कि सीधा असर, जैसे कि 2 साल पूर्व तक अगर हम हत्याओं के मामले देखें जो 55 से 60 तक होते थे शहर में, आज लगभग 35 से 40 के बीच में यह संख्या है। तो एक बड़ी संख्या में कमी आई है। इसी तरह के कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा हो या फिर दूसरे जो बॉडी ऑफेंसेज हैं, सभी तरह के मामलों में कमी आ रही है और आने वाले दिनों में जैसे और बल की संख्या बढ़ेगी वैसे और इस संख्या इसमें कमी आएगी। बहरहाल पुलिस ने अपने संसाधनों का बेहतर ढंग से नियोजन किया है, अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम किया है, सख्ता से काम किया है, जिसका सीधा असर दिखा है अपराधों की कमी के रूप में। सर, तकनीक का इस्तेमाल सभी कर रहे हैं सर, पुलिस विभाग भी करता है, जनता भी कर रही है और सर क्रिमिनल्स भी कर रहे हैं। सर, तकनीक के ऊपर आप ज्यादा विश्वास करेंगे? जो आपकी कांस्टेबलरी होती है सर, जो जमीनी रिपोर्टिंग करते हैं आपके जो भी आपका विभाग की टीम है, तो सर किस पे विश्वास है? तकनीक पे विश्वास है या आपके अपने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग पे विश्वास है? दोनों का संतुलन होना चाहिए। तकनीक का अपना महत्व है, क्योंकि हाल के दिनों में अपराधों में तकनीक का असर बढ़ा है, इसलिए उसका अपना अलग अस्तित्व है। लेकिन साथ साथ जो जमीनी सूचना तंत्र है, जमीनी हमारे जो जवान है, जो परंपरागत पुलिस की पद्धति है, उसका भी एक अलग महत्व है। इसलिए सही पुलिसिंग है जिसमें दोनों का सह अस्तित्व हो और दोनों की सहभागिता हो और ये काफी प्रभावी मानी जाती है। तो पुलिस यहाँ पर भी दोनों के तालमेल से ही अपनी पूरी रणनीति बनाई है और अपराधियों पर जो कार्रवाई होती है उसमें तकनीक और मानवीय संसाधन दोनों का उचित समन्वय होता है। निश्चित रूप से सर ये साइबर फ्रॉड की बात जरूर करना चाहूंगी सर। साइबर फ्रॉड दिन प्रतिदिन हर दिन, मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे पड़ोस में 4 लाख का स्कैम हुआ है उनके साथ और 1 रुपया उनको वापस नहीं मिला, बल्कि तत्परता से साइबर क्राइम ऑफिस में सूचना दी गई, सारी चीजें की गई, फिर भी सर पकड़ में नहीं आते। सर ऐसे में क्या किया जाए? परंपरागत अपराधों से थोड़ा सा हट करके जो साइबर अपराध होते हैं, इसमें कई परतें होती हैं, कई लेयर्स के पीछे अपराधी काम करते हैं और उसकी भौगोलिक सीमा नहीं होती। इस तरह की इसमें चुनौतियां हैं, लेकिन पुलिस जो है इन चुनौतियों को लेकर के लगातार पुलिस ने कार्रवाई की है। उसमें करोड़ों रुपए इस साल भी दिलवाए गए, जो खासतौर पर जो शिकायत करता है उनके। किसी खास पार्टिकुलर केस की आप बात कर रहे हैं, उसके तथ्य मुझे नहीं मालूम है। अगर कोई अलग से कोई शिकायत या कोई जानकारी आती है तो उसकी पुनः समीक्षा करवा दी जाए। सर एक आखिरी सवाल सर, लव जिहाद की केसेस बढ़ रहे हैं सर, लड़कियों के साथ जिस तरह से लव जिहाद हो रहा है, उनको ट्रैप में फंसाया जा रहा है, निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर कैसे इसके लिए क्या रणनीति बनाई है सर विभाग ने? पुलिस ने किसी भी मामले में किसी भी तरह के अपराध को लेकर के पुलिस लगातार संवेदनशीलता से काम कर रही है और इस तरह के मामलों में भी कड़ी कार्रवाई की। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये भी देखा आपने कि क्या कुछ कहा भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्रा जी ने, और जैसे कि उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से पुलिस का विभाग बहुत एक्टिव है, सक्रिय है और सभी जगह पे अफसरी से काम कर रहा है। उनके सराहनीय कामों के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया। इंदिरा गांधी सहाद्र पुरस्कार उनको मिला, दुर्गम पुरस्कार उनको मिला और जनता से जुड़े मुद्दों पर हमेशा से काम करते आए हैं। तो अभी आपने मुलाकात की भोपाल पुलिस कमिश्नर से, ऐसे ही किसी आला अधिकारी के साथ फिर एक अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री ओपी चौधरी और सांसद संतोष पांडे और प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडे भी मौके पर उपस्थित रहे। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं वे देश के 150 करोड़ लोगों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आया है। उन्होंने कहा कि आयकर में ऐतिहासिक छूट के बाद अब जीएसटी के स्लैब का सरलीकरण, इसके रेट में अभूतपूर्व सुधार आम आदमी के जीवन को खुशहाल करने वाले और व्यापार उद्योग को नई गति देने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इससे न सिर्फ लोगों की बचत में ऐतिहासिक वृद्धि होगी, बल्कि जीएसटी कानूनों के सरलीकरण से अब व्यापारी भी अधिक सुगमता के साथ अपना कार्य कर सकेंगे। मां शक्ति की आराधना से पावन पर्व नवरात्रि से लागू होने वाले ये नए प्रावधान देश को आर्थिक रूप से और शक्तिशाली बनाएंगे। 22 सितंबर से लागू होगा, है ना। वहां पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे प्रतिनिधि के रूप में अपॉइंट किया था और भारत सरकार ने वहां पे हम लोग को रखा था। तो थोड़ा कुछ जो विशेष बातें पता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। 22 सितंबर से तारीख से लागू होगा और जिस तारीख से लागू होगा उस तारीख से डिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जनता को कैसे लाभ पहुंचेगा, स्वाभाविक रूप से प्रश्न कई लोगों के दिमाग में है। तो इसमें बहुत ही स्पष्टता है कि एक मॉनिटरिंग सेल का
भी भारत सरकार औपचारिक अनौपचारिक रूप से काम करा रही है कि जो भी रेट कम किए गए हैं उसके बेनिफिट जनता को पास आने के लिए। जैसे लाइफ इंश्योरेंस हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, 18% से सीधा 0% कर दिया गया। इस बार हेल्थ इंश्योरेंस का अगर आप वो प्रीमियम देते होंगे या लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम देते होंगे तो सीधा 18% का जो जीएसटी लगता था पहले जमाने में 0% कट के आपको मिलेगा। तो 22 सितंबर के बाद जनता को उसका सीधा लाभ मिलना प्रारंभ होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री ओपी चौधरी और सांसद संतोष पांडे और प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडे भी मौके पर उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया, 2017 से पहले देश में 17 तरह के टैक्स, 13 उपकरों की जटिलता थी, जिससे व्यापार और उद्योग में बड़ी कठिनाई होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक निर्णय से अब पूरे देश में एक समान टैक्स व्यवस्था लागू है। इससे व्यापार आसान हुआ है, किसानों सहित हर वर्ग को लाभ मिला है। जो शेष है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट तौर पे आप सबको बताया कि शेष जो 400 रुपये प्रति टन लग रहा था कोयला पे, वो अब समाप्त कर दिया गया है और उसके जगह में अब उसको जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। तो शेष का जो भी कोई भी शेष भारत सरकार के द्वारा लगाया जाता है उसका स्पेसिफिक पर्पज होता है, विशेष उद्देश्य होता है। और ये विशेष पर्पज क्या थे आप सबको ज्ञात ही है कि जब जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था तो सभी राज्य और केंद्र की सरकार सब बैठकर जीएसटी काउंसिल में निर्णय लिए थे कि 5 वर्षों तक जीएसटी का कंपनसेशन हम राज्यों को प्रदान करेंगे। ये यूनियन की ओर से जिम्मेदारी ली गई थी। और उसी बीच में कोरोना आया, जिससे राजस्व में एकाएक फॉल आया था, सभी के राज्यों के भी राजस्व में, केंद्र के भी राजस्व में। इसके बावजूद भी भारत सरकार ने 14% ग्रोथ के हिसाब से सभी राज्यों को, देश के सभी राज्यों को जीएसटी का जो कंपनसेशन देना था वो दिया। और इसके लिए भारत सरकार को कोरोना के कारण विशेष लोन लेना पड़ा था। वो लोन लेने का काम भी भारत सरकार ने किया, लेकिन राज्यों को उनका कंपनसेशन जरूर दिया कोरोना के फॉल के बावजूद। इसी जो अतिरिक्त लोन लिया गया था, उस लोन को रीपेमेंट करने के लिए शेष लगाया गया था। उस शेष के लिए भी भारत सरकार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो गठित की थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं उसका भी हिस्सा था। इसलिए मैं आपको और डिटेल में ये बताना चाहूंगा कि शेष को समाप्त करने का इसलिए निर्णय लिया गया क्योंकि लोन जो लिया गया था उसका रीपेमेंट किया जाता था। कोयला पर शेष लगाया जाता था, वो पैसा शेष पूल में चला जाता था और शेष पूल से उस लोन अकाउंट में जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट है उसको रीपेमेंट किया जाता था। ये सिस्टम था। अभी अक्टूबर 2025 में ये लोन का रीपेमेंट पूरा हो जाएगा। ये लोन का रीपेमेंट पूरा हो जाएगा, इसलिए भारत सरकार ने शेष को समाप्त कर दिया। अब सवाल यह है कि 400 रुपए का जो शेष था वो कोयला में इकोनॉमी में एडजस्ट था कि भाई सबको वही रेट समझ में आता था। तो इसलिए हमने भी विशेष रूप से निवेदन किया था हमारे छत्तीसगढ़ की ओर से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मैंने वो रिक्वेस्ट किया था कि भाई शेष को अगर हटा रहे हैं तो रेट को कम करने के बजाय उसको जीएसटी में मर्ज कर दी। तो भारत सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ की विशेष आग्रह को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में पहले एक्सेप्ट किया, फिर जीएसटी काउंसिल ने भी एक्सेप्ट किया और जीएसटी काउंसिल ने अब उसे एक्सेप्ट करके जीएसटी में मर्ज कर दिया है। और जीएसटी में मर्ज कर देने के बाद 50% राज्य को मिल जाएगा। जो भी कोयला कंज्यूम होगा छत्तीसगढ़ में, पहले शेष लगता था, पूरा पैसा शेष पूल में चला जाता था। 50% अब छत्तीसगढ़ और 50% सरकार को चला जाएगा और 50% केंद्र को भी जो जाएगा उसका डिवोल्यूशन के रूप में वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार 41% और हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। तो इससे छत्तीसगढ़ को विशेष लाभ होने जा रहा है। और आपने कहा कि कोयले की चोरी और उसपे कालाबाजारी और उसपे भ्रष्टाचार जो था वो कैसे रुकेगा। वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हमारी सरकार बनते ही विधानसभा में ऐलान कर दिया था कि जुलाई 2020 में जो ऑनलाइन सिस्टम था कोयले की रॉयल्टी का, उसको पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार करने के लिए ऑफलाइन सिस्टम बनाया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जिनके पास माइनिंग का भी चार्ज है, उन्होंने पूरे शिद्दत के साथ हमारी सरकार बनते ही विधानसभा में ऐलान किया कि वो ऑफलाइन सिस्टम जो कांग्रेस ने कर दिया था वो ऑनलाइन सिस्टम होगा और कोयले पर जो भर्राशाही चल रही थी उसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने समाप्त कर दिया।
कोंडागांव जिला लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। 4 सितंबर 2025 का दिन भी जिले के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। कोंडागांव जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने पहली बार लेप्रोस्कोपी पद्धति से किडनी का सफल ऑपरेशन किया है और यह उपलब्धि न केवल चिकित्सक जगत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, बल्कि गरीबी और बीमारी से जूझ रही एक महिला के जीवन के लिए भी वरदान साबित हुई। जिले के बाजार पारा की 35 साल की सावित्री को राम का जीवन निरंतर संघर्ष से भरा रहा। सावित्री के पति का कुछ साल पूर्व निधन हो गया था। इससे परिवार की जिम्मेदारी अचानक उनके कंधों पर आ गई। सावित्री घर चलने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम शुरू किया ताकि अपने 2 बेटे और 2 बेटियों का पालन पोषण कर सके। 2 साल पहले उन्हें लगातार लघुशंका की समस्या हुई। मेहनत से जोड़ी गई थोड़ी थोड़ी सी रकम लेकर विशाखापट्टनम गई और जहां जांच में गंभीर किडनी रोग की पुष्टि हुई, डॉक्टरों ने तत्काल ऑपरेशन की सलाह दी है। पुलिस अधीक्षक जिला कोंडागांव वाई अक्षय कुमार के निर्देशन में पुलिस ने साइबर अपराध, महिला अपराध, यातायात नियम, नशा मुक्ति, नवीन आपराधिक कानून के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। इसी परिप्रेक्ष्य में सहायक उप निरीक्षक गिरीश कतलम के नेतृत्व में ग्राम राकसबेड़ा में चलित थाना लगाकर उपस्थित सभी ग्रामीणों को विशेष तौर पर साइबर अपराध और साइबर अपराधों से खुद को बचाने के तरीके, महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों, यातायात नियमों का पालन करने, नशा मुक्ति के तहत में नशीली दवाओं के खतरों के बारे में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए कानून के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर जागरूक किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में गणमान्य ग्रामीण उपस्थित रहे। कोंडागांव केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जिंदगी रोशन कर पा रही है। ये योजना परंपरागत ऊर्जा खपत को कम करने के साथ हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा। कोंडागांव जिले के ग्रामीण अंचल के गांव श्यामपुर के रहने वाले भुवनेश देवांगन अब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गए हैं। भुवनेश देवांगन ने बताया कि इस योजना की जानकारी स्थानीय बिजली विभाग से मिली है। योजना के बारे में विस्तार से समझने के बाद उन्होंने अपने घर की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप पैनल लगाया। सोलर प्लांट लगाने के 15 दिन बाद ही उन्हें केंद्र शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली 78,000 की सब्सिडी प्राप्त हुई। 5 किलोवाट की सोलर पैनल से लेकर केवल घर की बिजली खपत की आवश्यकता पूरी हो रही, बल्कि अतिरिक्त बिजली का उत्पादन हो रहा है। तो आपको बताते चलें कि खबर कोंडागांव से है, जहां पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। भुवनेश देवांगन के घर पर जो छत है उस पर सूर्य घर लगाया गया है, जिससे सौर ऊर्जा से घर भी रोशन हो रहा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि कोंडागांव से है। मेरे यहाँ पीएम सूर्य घर योजना वाला जो 5 केवी का सोलर प्लेट लगा है, पहले बिजली बिल मेरा 3 से 3,500 आता था। अभी मेरा फ्री हो गया है, मतलब बिजली बिल नहीं आ रहा है। स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी केंद्र शाखा रायपुर के सौजन्य से दुर्गा कॉलेज के सभागार में संगोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन टेका उपस्थित रहे। और इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद ने जो दीपक 1883 में प्रज्वलित किया था, उसकी लौ आज भी जगमगा रही है। हम उस लौ को भाईचारे, सेवा, सकारात्मक सोच से अपने जीवन में जलाए रखें। संगोष्ठी की अध्यक्षता दुर्गा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रतिभा मुखर्जी साहूकार ने की। मुख्य प्रवक्ता के रूप में जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी विवेकानंद के जीवन, कार्य और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला है। इस अवसर पर विवेकानंद केंद्र के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक, महिलाएं सहित युवा उपस्थित रहे।
तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई योजनाओं के हितग्राहियों को चेक वितरित किए हैं, जिसमें पीएमएफएमई योजना अंतर्गत कोंडागांव की रागिनी जायसवाल को फिटनेस फ्यूल के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 9,53,500 रुपए का चेक दिया गया। इसी प्रकार जिले के सुरेश कुमार देवांगन को किसान मितान एग्रो ट्रैक्टर ट्रॉली निर्माण के लिए 50 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। 3 व्यक्तियों को नए उद्योग स्थापित करने के लिए अभिस्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में आयोजित 97वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस फोरम ऑफ रेगुलेटर्स को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मार्च 2027 तक प्रदेश के 1,30,000 घरों की छतों पर सौर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन हमारा प्रयास इससे भी आगे बढ़कर इसे 5 लाख छतों तक पहुंचाने का है। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बड़ी सब्सिडी दी जा रही है। 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक क्षमता तक के सोलर संयंत्र लगाने पर 30,000 से लेकर 78,000 रुपए तक की केंद्रीय सहायता सीधे बैंक खाते में दी जा रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार भी अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। उपभोक्ताओं को कुल लागत का 75% तक सब्सिडी मिल रही। मुख्यमंत्री ने देश के कई राज्यों से आए विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षगण, पदाधिकारियों और विशेषज्ञों के प्रति आभार व्यक्त किया है और देश के ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति के लिए गहन विचार विमर्श हुआ। इसका उपभोक्ता सहित हम सभी की दूरगामी लाभ भी मिलेगा। विधानसभा के नगर पंचायत खरोरा में विधायक अनुज शर्मा शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस सम्मान समारोह में लगभग 200 से भी अधिक शिक्षकों को शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। विधायक अनुज ने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरु ही वे दिव्य स्तंभ हैं जिनके ज्ञान, मार्गदर्शन, मूल्यों से जीवन की दिशा तय होती है। शिक्षक केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहते, वे समाज में नई चेतना जगाने का काम करते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर शिक्षा को और गुणवत्तापूर्ण बनाया जा रहा है। विधायक ने कहा, आने वाले समय में धरसीवा विधानसभा के हर स्कूल में डिजिटल कक्षाएं शुरू की जाएंगी। शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और छात्रों के करियर काउंसिल की व्यवस्था भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के उपलक्ष्य में लाइवलीहुड कॉलेज आड़ावाल जगदलपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। रोजगार मेला में निजी सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजकों द्वारा 300 से अधिक पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार विभाग के पोर्टल पर नियोजक पदों सहित योग्यता, वेतन, पदस्थापना स्थल की जानकारी देख सकते हैं और रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर की सूचना पटल पर देखी जा सकती है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।